जिसकी अदा अदा पे हो, जिसकी अदा अदा पे हो इंसानियत को नाज, मिल जाए काश ऐसा वसर ढूंढते हैं हम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं दिलीप त्रिपाठी, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। मित्रों, जिसकी अदा अदा पे हो इंसानियत को नाज, भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व दुर्लभ हैं जिन पे हम नाज कर सके, जिन पर दुनिया नाज करे। और जो व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं उनमें कुछ एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनकी चर्चा बिना भारतीय राजनीति की चर्चा हमेशा अधूरी रहेगी। ऐसी ही एक व्यक्तित्व की स्वामिनी की चर्चा आज लोकसभा टीवी पर आपके साथ करना चाह रहा हूं। निश्चित रूप से इस वीडियो की अहमियत बहुत ज़्यादा होने वाली है उन सुधी दर्शकों के लिए जो भारतीय राजनीति को गहरे से समझना चाहते हैं, समझ रखते भी हैं, और साथ ही साथ जिनको कहीं से थोड़ा सा एक निराशावादी चेहरा देखने को मिल रहा है राजनीति का, तो उन्हें जरूर इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसी शख्सियत भी भारतीय राजनीति में रही हैं और भारतीय राजनीति ने उनको सिर आंखों बिठाया। मित्रों, हम बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज की, और यह वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की अद्वितीय सुषमा क्यों है और कौन कौन से ऐसे कीर्तिमान हैं जो उनके नाम पर दर्ज हैं, और दूसरे पार्ट में हम उन संस्मरणों को जीवंत करने की कोशिश करेंगे जो सुषमा स्वराज के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय कराते हैं। तो अगर हम बात करें सुषमा स्वराज की, तो ठीक वैलेंटाइन डे के दिन जन्मी। वैलेंटाइन डे आप सब परिचित हैं कि दुनिया को प्रेम, एकता और भाईचारा का संदेश देने वाले सेंट वैलेंटाइन के जन्मदिवस पर समूची दुनिया में प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन भारतीय राजनीति को एक ऐसा गिफ्ट कुदरत ने दिया, ईश्वर ने दिया, जिसने भारतीय राजनीति में इन्हीं गुणों का बीजारोपण किया, प्रस्फुटन किया, और साथ ही साथ उस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ी पूरे जीवन काल में। बात सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की एक ऐसी सशक्त हस्ताक्षर रही जो न सिर्फ महिला राजनीतिज्ञों में, जिनको मैं तो कम से कम सर्वश्रेष्ठ कहूँगा, आज तक की सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय, न भूतो न भविष्य कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है, अभी फिलहाल की परिस्थिति तो ऐसी दिख रही है, और समकालीन पुरुष राजनीतिज्ञों को भी जिन्होंने अपनी अद्वितीय दक्षता, मेधा, क्षमता, अपने ज्ञान, अपने वाक्चातुर्य, अपने प्रत्युत्पन्न मति से, या जो उनकी सहज रूप से एक व्यक्तित्व की कला थी, तो उससे जिन्होंने पीछे छोड़ दिया, ऐसी सुषमा स्वराज की। ईश्वर ने सुषमा को ओजस्वी वाणी दी थी, अद्वितीय मेधा, दक्षता, ज्ञान दिया था, प्रदीप्त आभा मंडल का उपहार भी उनको मिला हुआ था। उनके व्यक्तित्व में विनम्रता एवं आक्रामकता दोनों गुणों का एक अद्भुत सम्मिश्रण भी था। सुषमा ने भारत में महिला राजनीतिज्ञों की फहरिस्त में जो स्थान बनाने में सफलता पाई, उस ऊंचाई तक किसी को पहुंचता देखना निसंदेह लंबे इंतजार का विषय तो फिलहाल लगता है। हम कुछ कीर्तिमानों की चर्चा करें जो सुषमा ने अपने नाम दर्ज कराए थे। स्कूली जीवन से उनका जीवन कीर्तिमानों का पर्याय सा था, लेकिन हम अगर कॉलेज के दिनों की बात करें, जिसमें उन्होंने कॉलेज के दिनों में पंजाब विश्वविद्यालय में सर्वोच्च वक्ता का पुरस्कार जीता, 3 साल तक लगातार एनसीसी की सर्वोत्तम कैडेट चुनी जाती रहीं, और साथ ही साथ अन्य भी उनके जो डिबेट या अन्य व्याख्यानों की बात कर ले जहां वो पुरस्कार लेकर के आते थे, उसकी बात छोड़ें, अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य की भी चर्चा करें जहां उन्होंने चर्चा बटोरी, तो भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें मिला। हालांकि कुछ लोगों को इंदिरा गांधी याद आ रही होंगी, तो वो ये जान लें कि इंदिरा गांधी 2 बार कार्यवाहक विदेश मंत्री बनी थी। पूर्णकालिक स्वतंत्र रूप से विदेश मंत्री बनने का सौभाग्य सुषमा स्वराज को मिला, और जिस दायित्व को उन्होंने बखूबी निभाया। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी कीर्तिमान इनके नाम दर्ज है। हालांकि इन्हें मुख्यमंत्री पद रास नहीं आया, और खुद निवेदन करके और फिर ये केंद्रीय राजनीति में वापस लौट गई। सुषमा स्वराज के नाम पर एक और कीर्तिमान है, किसी भी राजनीतिक पार्टी, भारत के किसी भी राजनीतिक दल की प्रथम महिला प्रवक्ता बनने का भी कीर्तिमान सुषमा स्वराज के नाम दर्ज है। और साथ ही साथ यह भी है
कि भारत के किसी भी राज्य में सबसे कम उम्र की मंत्री बनने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। महिला सबसे कम उम्र में 27 साल में हरियाणा में श्रम मंत्री बनने में सफल रही थी। इनके नाम सबसे पहली महिला सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी चर्चा करने में वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी 2-3 बिंदुओं की चर्चा कर दें कि एक साथ यह कई भाषाओं की जानकार थी। ये बड़े अच्छे ढंग से संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलती थी, जिनमें तत्सम शब्दों की भरमार रहती थी। कई बार इनके भाषण सुनने के लिए ये माना जाता था कि हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर उतनी सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत करने की कला थी कि वो आसानी समझ में आ जाती थी। ये बहुत ही फ्लुएंट अंग्रेजी बोल सकती थी, हरियाणवी टोन की धाकड़ हिंदी बोलती थी, बहुत मीठी पंजाबी बोल लेती थी। यह संस्कृत भी धाराप्रवाह बोलती थी, संस्कृत इनका स्नातक में विषय रहा था। इतना सबके बाद उर्दू का भी इनको अच्छा ज्ञान था, उर्दू बढ़िया बोलती थी। और इस सबके बाद जब बेल्लारी से सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ी तो इन्होंने कन्नड़ भी सीख लिया। अब ये सब तो इनकी उपलब्धियां रहीं, लेकिन मुख्य रूप से जो इनकी बड़ी उपलब्धि संसद में दर्ज है, हालांकि तमाम ऐसे उदाहरण संसद में मिल जाएंगे आपको जिसमें आप इनके अद्वितीय कौशल का, अद्भुत कौशल का परिचय पाएंगे और जिस नाते ये अविस्मरणीय है। लेकिन जब इनको 2009 में लालकृष्ण आडवाणी जी के स्थान पर नेता प्रतिपक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और यहाँ ये 2014 तक कार्य करती रही, उस दौरान जो कुछ इन्होंने किया वह भारतीय संसदीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। अब सुषमा स्वराज के लगभग 50 साल के राजनीतिक करियर का वर्णन 50 मिनट में, 25 मिनट में तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक बिंदुओं की चर्चा करके, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि उनके व्यक्तित्व के साथ लोकसभा टीवी न्याय कर पाएगा। जिसमें हम बात करें तो जो उनकी व्यक्तित्व कला थी और जो उनकी हाजिर जवाबी थी, और जिस ढंग से वो विरोधियों पर हावी हो लेती थी सहज ढंग से मुस्कुराते हुए, उसकी चर्चा कर लें तो पहली चर्चा में मुझे याद आ रहा है देश के एक हरफन मौला वक्ता लालू यादव। लालू यादव जी अपनी विशेष शैली जो उनकी थी व्याख्यान की, उसके लिए जाने जाते हैं। ठेठ गंवई बिहारी अंदाज और अपने ढंग से बोलना। लालू जी ने एक बार सुषमा जी को छेड़ने के इरादे से एक चुटकी ली उन पे, और एक शायरी उन्होंने बाअदब सुनाई सुषमा जी को, और सुषमा जी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, और फिर सुषमा जी ने उसका क्या जवाब दिया। यह बेहतर होगा कि आप हूबहू उन्हीं के स्वरों में सुने। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। एक शेर में आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दो बार, हालांकि मनमोहन सिंह जी की व्यक्तित्व शैली उतनी अच्छी नहीं थी, वो बहुत नपातुला बोलते थे और बहुत ही गंभीर ढंग से अपनी बात रखते थे। प्रायः उसमें अलंकारिकता, श्रृंगारिकता नहीं होती थी। लेकिन 2 अवसर ऐसे थे जब मनमोहन जी ने अपनी बात शायरी में रखना चाहिए, और उन दोनों अवसरों पे सुषमा जी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उन्हें तत्क्षण करारा, चुटीला, विनोद प्रियता भरा जवाब मुस्कुराते हुए दिया। और उसके बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी का जो चेहरा था और जो भाव उनके चेहरे पर थे, वो आप देखें। माना कि तेरी नीत के काबिल नहीं हूं मैं,
अच्छी तरह से। और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रेजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल किया। तो है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या। Also, मैडम ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है। चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उनके उधार हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। एक प्रसंग और भी है। कांग्रेस के अम्बाला सांसद होते थे देवेंद्र हुड्डा। हुड्डा साहब ने संसद में अपनी बात रखते समय सुषमा जी को इंगित किया और इंगित करने के बाद वो जिस मुद्दे पर बोल रहे थे, उन्होंने किस मैकडॉनल्ड और पेप्सिको को निमंत्रण दिया कि वो हरियाणा आए और हरियाणा किसान उनको गिफ्ट देने को तैयार है। क्या कुछ देवेंद्र हुड्डा ने कहा और किस ढंग से सुषमा जी ने देवेंद्र हुड्डा की बैंड बजाई, बाद में दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा कैसा था और किस ढंग से वो कुर्सियों में धंस से गए थे, मुंह छिपा रहे थे, वो भी आप देखें। तकरीबन 15 ऐसे स्टोर खुल चुके हैं। सुषमा जी अम्बाला की बात तो करती है, मुझे लगता है, मगर अम्बाला गए उन्हें काफी देर हो गई। काफी दिनों से अम्बाला नहीं गई। अम्बाला में क्या बदलाव हुआ वो आपने देखा नहीं। हमने पता किया कि मैकडॉनल्ड्स आलू कहाँ से ला रहा है। पता चला कि मैकडॉनल्ड्स आलू अपने गुजरात के किसानों से ला रहा है। गुजरात से आ रहा है। सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर कहाँ है इस देश में? पता चला सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के स्टोर गुजरात के अंदर। मैकडॉनल्ड नहीं घबरा गया आपकी भाषा, आपकी कल की भाषा सुन के। मैकडॉनल्ड की रात को एक प्रेस स्टेटमेंट आई कि हम सारे आलू देश से लेते हैं, हम गुजरात का किसान हमारे आलू पैदा करता है। मगर जैसे ही वो आलू जमीन से ऊपर बाहर निकलता है तो बीजेपी उसको अमेरिका का आलू बता देती है। मैकडॉनल्ड की स्टेटमेंट आई। मैं कहना चाहता हूँ मैकडॉनल्ड वालों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अम्बाला आ जाए। अम्बाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हैं, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे। आप यहाँ पे आ जाओ। कांग्रेस से दूसरे वक्त आए दीपेंद्र हुड्डा, अंत में उनका नाम जुड़ा। मैं तो बड़े मुंह और स्नेह से देख रही थी, क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का, बहुत मुंह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडॉनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू लाए, 2 फुट का आलू उगा के देंगे। वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। लौकी उगाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ये 2 फुट का आलू उगा के दे रहे हैं, और वो भी मैकडॉनल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं, जो कुतर्क से सारी बातें यहाँ रखती है। और इसी प्रकार से सुषमा जी का एक रौद्र रूप भी आपको देखना चाहिए। वो रौद्र रूप क्या था? यूपीए फर्स्ट का समय था, यूपीए को बहुमत मिल गया था
और यूपीए अपने नेता की तलाश कर रहा था। चेहरा कौन हो, इस पर चर्चा चल रही थी। और जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी के नाम पर भी गंभीरता से विचार चल रहा था। उस टाइम पर एक विदेशी मूल की महिला प्रधानमंत्री न बने। इतने अकाट्य तर्कों से और जिस ढंग से रौद्र लहजे में सुषमा जी ने अपनी बात रखी थी और क्या प्रतिज्ञा की थी, हालांकि बाद में उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की नौबत नहीं आई। सोनिया जी ने अपना नाम ही वापस ले लिया और अनिच्छा जाहिर की प्रधानमंत्री बनने से, और बात खत्म हो गई। लेकिन क्या कुछ हुआ था और उस पर सुषमा का रिएक्शन क्या था, वो आपको देखना चाहिए। देखिए। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतार कर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। ये मेरा कठोर व्रत है। अब एक चर्चा यहाँ पर आवश्यक हो जाती है सुषमा जी की दूरदर्शिता का और उनकी दूरंदेशी का, साथ ही साथ चीज़ों को समझने बूझने सहेजने की जो उनकी क्षमता थी, उस क्षमता का परिचय उन दिनों में तो मिला ही था, लेकिन लोगों ने गंभीरता से लिया था नहीं लिया था ये तो लोग ही जाने। लेकिन आज जोशीमठ की जो हाल है, जोशीमठ जिस ढंग से दरक रहा है, धंस रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और उसको लेकर के पूरे देश की जो चिंताएं हैं, ये चिंता सुषमा स्वराज जी ने उस टाइम अपने भाषण में व्यक्त कर दी थी। और उसमें जो कारण गिनाए थे, जो तथ्य गिनाए थे, जो अंदेशा जाहिर किया था, वह आज हम सच साबित होता देख रहे हैं। फिलहाल देखें कि क्या कहा था उस समय सुषमा जी ने। सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहाँ एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी, उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं तो मात्र संयोग नहीं है, मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ। उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई, उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई, और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को भूल गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। एक और बात, वीडियो बहुत लंबा न हो, लेकिन उस एक बात की चर्चा किए बिना हमें लगता है कि सुषमा जी की बौद्धिकता को, उनके व्याकरण की ज्ञान को, उनके साहित्य, भाषा और अन्य प्रकार की जो उनकी एक अलंकारिकता थी, एक जो समझ थी, उसको समझने के लिए आवश्यक है कि संस्कृत सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण को भी देखते चलें, और उससे हमें उनके व्यक्तित्व को, उनके संस्कृति के प्रति अनुराग को, उनके संस्कृत के प्रति अनुराग को, उनके भारतीय मनीषा, भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन के ज्ञान को समझने में आसानी मिलेगी।
लीजिए वो भाषण भी थोड़ा सुनते हैं। संस्कृत में शब्दों का इतना अपार भंडार है कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसको चुन सकता है। एक प्रसंग है रामायण का कि जिस समय भगवान श्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। वो स्तुति जिसमें करते हैं वो रामचरितमानस में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट किया गया है। रुद्राष्टकम के शब्द हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। लेकिन उसी समय श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण ने भी आराधना की थी, स्तुति की थी और उसने अपना स्तोत्र स्वयं रचा था जो शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। शब्द हैं टमक 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 निनाद वट्टमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुरैश्वरम धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे गति प्रतिक्षणम मम धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। यहाँ बैठे किसी एक 5 वर्ष के बालक के सामने यदि मैं केवल ये 2 श्लोक रख दूं और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ इसमें से कौन सा रावण ने रचा होगा और कौन सा राम ने पढ़ा होगा, तो बिना कुछ जाने तो कहेगा कि टमक 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 ये रावण का श्लोक होगा क्योंकि शब्द उसके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम राम ने कहा होगा। ये है संस्कृत। अंत में सुषमा जी को उनके जन्मदिवस पर पुण्य स्मरण करते हुए लोकसभा टीवी एवं उसके समस्त दर्शकों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से विनम्र प्रणाम अर्पित करते हुए, निवेदित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और 2 लाइनें उनके लिए कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गई दास्तां कहते कहते, तुम ही सो गई दास्तां कहते कहते। सुषमा जी, देश का निवेदन आपसे कि हे जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, उसी दक्षता के साथ, उसी मेधा के साथ, उसी जीवटता के साथ, उसी अद्भुत वाक चातुर्य के साथ देश इंतजार करेगा। जय हिंद, जय भारत।